हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे ट्रांसलेटर क्लासेस में। तो गाइस, हमारी एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं अकाउंट असिस्टेंट 2020 के लिए, उसमें हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चला रहे हैं और साथ साथ में अकाउंटेंसी की सीरीज़ चला रहे हैं और साथ साथ में कंप्यूटर की सीरीज़ चला रहे हैं गाइस। तो 10 में से 10 आपको लेने हैं इकोनॉमिक्स में और ये हमारा सेट 3 है आज। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। तो आपने ये सुना होगा कि हमारी जीडीपी बहुत नीचे गिर गई है, हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, हमारी जीडीपी डिक्रीज हो रही है। आप इस चीज़ के बारे में अक्सर सुनते होंगे। तो गाइस, जानते हैं कि जीडीपी हमारी होती क्या है। तो गाइस, ये होता है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। डोमेस्टिक का मतलब होता है यानी कि हमारे टेरिटरी के अंदर। प्रोडक्ट का मतलब आप सबको पता है, यानी कि टोटल टेरिटरी की में गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन को देखें तो इसका मतलब होता है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया या कंट्री। तो गाइज, जीडीपी का मतलब होता है जितनी भी ये हमारी ग्रॉस यानी कि हमारी यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी प्रोड्यूस हुई हैं हमारी कंट्री के अंदर, लेकिन हमारे डोमेस्टिक के अंदर हमारे अपना कितना प्रोड्यूस हुआ है उसे हम कहते हैं जीडीपी। तो गाइज, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया। तो कौन सी मिनिस्ट्री जो है जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके सामने ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो गाइस, आपको इसका आंसर बताना है अगर, और लास्ट में आपको बताना है कि आपको पूरे 10 में से कितने मार्क्स आए। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो गाइस, इसका आंसर है, आज मैंने एक्सप्लेनेशन भी लगाई हुई है साथ में। तो गाइस, जो जीडीपी को कंप्यूट करने का जो काम होता है वो करती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसे हम सीएसओ कहते हैं, विच इज अंडर, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ये हमारा डिपार्टमेंट आता है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन आती है जो हमारे जीडीपी को कैलकुलेट करती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। What base year is used to calculate per capita income in India? तो हम कौन से बेस ईयर को यूज करते हैं पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया की उसको कैलकुलेट करने के लिए। 2004, 2005, 11, 12, 1, 2, 14, 15। तो आपको इसका आंसर बताना है। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है उसका आंसर देखते हैं क्या है गाइज। तो इसका आंसर है जो पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया की उसको काउंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 2011-12। ठीक है, तो गाइस देखो 11-12 क्यों होता है, मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं। तो गाइस, फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा, ठीक है, अगर ये स्टार्ट होगा इस साल 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। अब ये चलेगा हमारा 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, इसके बेस पे हम, जो आपने देखा होगा कि 11-12 का प्लान, ठीक है, फिर 12-13 का प्लान, इसलिए इसको हम 12-13 ये सब चीजें कहते हैं। तो गाइस, इसलिए कहते हैं कि 11-12 यानी कि 20-21 का प्लान जो होगा वो आपको मिलेगा 2020 और 21 के मार्च 31 तक। फिर मार्च 21 के बाद जाएगा, मार्च 31 मार्च के बाद क्या हो जाएगा, वो लग जाएगा 2021-22 का प्लान। ठीक है, इस तरह से कहते हो। तो गाइस, पर कैपिटा इनकम क्या है, मतलब कि एक आदमी को मतलब कितना मिल रहा है। तो इसको किस पे काउंट करते हैं, इसका जो बेस ईयर है, बेस ईयर मान के चलते हैं कि बेस ईयर क्या है, एक बेस ईयर मानते हैं कि उसी पे हमारे जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि हमारी जीडीपी जो है, ठीक है, ये दो किस्म की होती है। ठीक है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी वो जीडीपी होती है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं अपने बेस ईयर पे। ठीक है, और
नॉमिनल जीडीपी होता है जो इसको हम करंट ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल आपको रियल की बता दूं, अगर बेस ईयर मान के चलो कुछ भी हमारा बेस ईयर है, तो उस वक्त जो एप्पल की कीमत थी वो थी 100 रुपए 1 kg, ठीक है। तो आज वो एप्पल की कीमत है 150 रुपए पर केजी। तो अगर जब हम जीडीपी को, रियल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो हम इसके बेस पे करेंगे, ठीक है, ना कि हम इसको मानेंगे। इसलिए हमारी फ्लक्चुएशन जो आती है हमारी इकोनॉमी में, हमारी जीडीपी में, तो नॉमिनल जीडीपी को लेकर चलते हैं कि करंट ईयर के प्राइसेस क्या है, इसके ऊपर हम जीडीपी को नापेंगे। रियल जीडीपी को नापना होगा तो हम इस प्राइस के ऊपर नापेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये इनमें डिफरेंस होता है, आपको पूछा जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट ऑफ इंडिया करेंटली हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। अब सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम जो है कौन सी स्टेट की है करंटली देखा जाए तो ऑप्शंस है गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब। तो आपको सही आंसर बताना है, अगर आता है ठीक, नहीं आता है तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो गाइस इसका आंसर है, तो फाइनेंशियल यानी कि ईयर 2019-20 शो करता है कि जो एवरेज पर्सन जो है दिल्ली में जो अर्न करता है वो 3 लाख है, ठीक है, विच इज 3 टाइम द नेशनल एवरेज, जो नेशनल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। दिल्ली सक्सेडेड गोवा इन दिस रिगार्ड, दिल्ली ने इसमें, गोवा ने क्या किया है, सॉरी यहाँ पे ऐसे उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, सिंपल इसका आंसर है हमारे पास गोवा, ठीक है। गोवा जो है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की स्टेट रही है। यहाँ पे जो लोगों को जो इनकम मिलती है पर कैपिटा क्या होता है, मतलब कि एक आदमी को कितना मिल रहा है, सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है, गोवा में मिलता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एट प्रेजेंट हाउ मच इज इंडियाज पर कैपिटा इनकम बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। अगर अभी हम देखें तो इंडिया में पर कैपिटा इनकम जो है मार्केट प्राइस पे कितना है। ऑप्शन है आपके सामने, 7,72,350, 93,293, 85,261, तो 1,26,406 रुपीज आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो पर कैपिटा जो इनकम जो है मार्केट वैल्यूज पे इंडिया में कितने कितने रुपीज है, जो हमारा डेटा है 2019 का डेटा है, ठीक है। तो 1,26,406 रुपीज जो है पर कैपिटा इनकम जो आती है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाउ मच डज द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इंडियन जीडीपी। अब जो प्राइमरी सेक्टर है, तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, उसके बाद ये टर्शरी सेक्टर हो गया, ठीक है, ये सब सेक्टर होते हैं यहाँ पे। इसमें इसके अंदर सब टाइप्स हैं, फिर इसके आगे आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, ठीक है, इसके बाद ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो इंडिया की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो कैसे ऑप्शन है आपके सामने, 26%, 17%, 53%, 14%। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास, अगर परसेंट देखें तो हम 17% कह सकते हैं इसको, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो है प्राइमरी सेक्टर की इंडिया के जीडीपी में वो है 17.32%, ठीक है। इतना हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज इकोनॉमी। कौन सा सेक्टर जो है इंडिया की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इनकी आजकल के टाइम पे सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है हमारी इंडिया की इकोनॉमी में। 54.40% सबसे ज्यादा हमारा सर्विस सेक्टर ही यहाँ पे क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है हमारी इंडिया के इकोनॉमी में। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज डिक्रीजिंग इन ए कंट्रीज इकोनॉमी। अगर क्या है, अगर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, ठीक है, उसकी कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री की इकोनॉमी में डिक्रीज हो रही है, देन व्हाट कंडीशन कैन बी ड्रॉन। तो उस वक्त, तो कंडीशन नहीं, तो उस वक्त हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, द कंट्री इज ग्रोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड नेशन। तो हम ये लगा सकते हैं या कंट्री हमारी जो है हमारी एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रही है। कंट्री इज मूविंग टुवर्ड बिकमिंग डेवलपिंग नेशन, कंट्री जो है डेवलपिंग नेशन की तरफ बढ़ रही है। कंट्री इज मूविंग टुवर्ड बिकमिंग लेस डेवलप्ड नेशन, क्या हमारी कंट्री जो है लेस डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रही है। द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री हैज स्टॉप, या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है कंट्री का वो रुक चुका है। तो हम क्या देखेंगे, क्या कंक्लूजन ड्रॉन करेंगे। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है, हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे ड्रॉन करेंगे, ये कि क्योंकि जो हमारी
कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है, किसी डेवलप्ड नेशन बन रही है। जब डेवलप्ड नेशन बनते हैं तो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में वो कम हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस पे इनकम टैक्स। अब इंडियंस जो हैं कौन सी परसेंटेज में इनकम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, 15%, 20%, 9% या 2.5%। तो गाइज सिंपली इसका आंसर होगा सबसे कम जो है इंडियंस जो हैं वो क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही टैक्स को इवेड करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। ठीक है, टैक्स इवेजन होती है यहाँ पे। तो 2.5% इंडियन ही जो है इनकम टैक्स पे करते हैं, ये डेटा मैंने करंटली लिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करने में कौन से डेटा को ऐड यहाँ पे नहीं किया जाता है, देखते हैं। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को यहाँ पे ऐड नहीं किया जाता है। द सोल्ड वैल्यू ऑफ द ओल्ड फ्रिज, जो ओल्ड फ्रिज जो है उसको अगर बेचा है क्या उसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट नहीं की जाती है। सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउस वाइफ्स, जो घर की औरतें हैं उन्होंने जो सर्विसेज की है उसको भी क्या हमारे नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। तो गाइज एग्जैक्टली जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी एंड सी, इसको जो है यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता है हमारे नेशनल इनकम में। क्यों नहीं जोड़ा जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइज, बी ऑप्शन इन्होंने बोला कि जो सोल्ड किया गया है फ्रिज को फिर से, ठीक है, अब एक बार फ्रिज को तो बेच दिया है, ठीक है, उसने जो कंट्रीब्यूट करना था हमारी इकोनॉमी में वो कर चुका है। अब एक बार उसको बेच दिया है, दोबारा बेचेंगे तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हाउस वाइफ जो घर में सर्विसेज रेंडर करती है उसको भी इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करा जाता है। ठीक है, नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज उसको किया जाता है, कंट्रीब्यूट वो होता है, उसको ऐड किया जाता है। वेल द वैल्यू ऑफ ओल्ड सोल्ड गुड, जो पुरानी जो चीजें हम बेचते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट नहीं की जाती है। और जो हाउस वाइफ जो है जो सर्विसेज करती है घर में उसको भी यहाँ पे ऐड नहीं करा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछता है। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। अब आपको बताना है कि पूरे 10 में से कितने मार्क्स आपने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है गाइज, तो बहुत कम बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, करें ना करें, मेरा काम तो गाइज आपको गाइड करना है। विच इंडियन स्टेट गिव्स हाईएस्ट इनकम टैक्स कलेक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब कौन सी इंडिया की स्टेट जो है जो हाईएस्ट इनकम टैक्स यहाँ पर देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब इसका आंसर है, ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स देती है, जो आज कल के दौर में गाइज बुरा हाल हो चुका है कोविड-19 की वजह से। महाराष्ट्र की स्टेट ने क्या कर दिया है, चाइना को भी एक्सीड कर लिया है। चाइना के मतलब कि यार मोर देन 1,25,000 केस यहाँ पे महाराष्ट्र के हो चुके हैं। तो गाइज मैं यही प्रे करूंगा कि जल्दी से जल्दी सारे मतलब कि कोविड-19 से इंडिया फ्री हो जाए। ठीक है, और अपनी डेवलपमेंट के रास्ते पर, अपनी इकोनॉमी को अच्छे रास्ते पर चलाए। ठीक है, तो गाइज इसमें आप सब लोगों का साथ होना चाहिए। गाइज स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, घर में बैठिए, सेफ रहिए। ठीक है, अननेसेसरी बाहर मत जाइए, रेगुलरली हाथों को धोते रहिए। इसके बाद मैं आप वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो गाइस अगली वीडियो जो है आपको मिल जाएगी एग्जैक्ट 12 बजे अकाउंटेंसी की। तो इसी कहते आपका विदा लेता हूँ गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एज ऑलवेज।